दूसरे इट एम्फेसाइज ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब रोट लर्निंग को खत्म होना चाहिए। बच्चे जो रट के आते हैं और एग्जाम में उसको लिख देते हैं, ये खत्म होना चाहिए और बच्चा कंसेप्चुअल लर्निंग की तरफ जाना चाहिए। ये चीज आगे चल के आप देखिएगा ओपन बुक एग्जाम के तौर पे आएगी। मतलब फॉरेन में जहाँ भी रोट मेमोरी को खत्म किया गया है वहां पर ओपन बुक एग्जाम्स आए। मतलब आप पेपर दे दीजिए, बच्चे को बुक दे दीजिए, बच्चा बुक लेगा, अपने आंसर ढूंढेगा और एग्जाम में लिखे। और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगा, मतलब छोटे छोटे इवैल्यूएशन होंगे चैप्टर वाइज, और फिर एक लास्ट एग्जाम होगा जिसमें वो सारे नंबर प्लस किए जाएंगे। ये एक बड़ा चेंज इसमें आएगा। एनईपी पहले आया था 2018 में, इसका ड्राफ्ट आया था, फिर 2019 में एक ड्राफ्ट आया, अब 2020 का एक फाइनल ड्राफ्ट है जिसको हम लोग देखते हैं और जिसके तहत अब स्कूलें अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम लेती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो भारत सरकार ने इस वक्त अडॉप्ट करने का फैसला किया है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। एक बड़ा रीजन इसका यह है कि रोट मेमोराइजेशन जो हो रहा था स्कूलों में, जिसकी वजह से बच्चे खाली चीजों को याद कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होने की वजह से एनईपी को इख्तियार करना पड़ा गवर्नमेंट को, ये एक मुख्य कारण है। इसके अलावा ये कि जहाँ भी हम फॉरेन में जाते हैं तो फॉरेन में पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए हमको 4 साल का ग्रेजुएशन लगता है, जबकि पूरे भारत में जो पैटर्न इस वक्त चल रहा है, जिसको हम लोग 10+2+3 का पैटर्न बोलते हैं, उसमें आफ्टर 12th हम लोग 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं, which is not enough for any foreign university. Foreign university demands that graduation year should be having 4 year of completion. तो वो 4 साल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस पैटर्न को चेंज करके 5+3+3+4 का पैटर्न आया है। वो हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज दिस 5+3+3+4। दिस इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम 10+2+3 जो इस वक्त चल रहा है। ये दूसरा बड़ा रीजन है एनईपी के लिए। तीसरी बड़ी चीज ये है कि इस एजुकेशन सिस्टम पे जो इस वक्त हम फॉलो कर रहे हैं, इंक्लूसिवनेस की थोड़ी कमी है। मतलब कोई बच्चा अगर लर्निंग डिसेबल है, कोई बच्चा अगर फिजिकली हैंडीकैप है, कोई बच्चा अगर मेंटली थोड़ा सा चैलेंज है, तो उसके लिए हमको स्पेशल स्कूल बनाने पड़ते हैं और हमारे नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ ये बच्चे पढ़ नहीं पाते। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि कुछ ऐसा इंक्लूसिवनेस किया जाए कि सारे बच्चों को एक जगह समावेश किया जाए और उनके लिए अपने टीचर को ट्रेनिंग दी जाए। ये एक बड़ा रीजन है एनईपी का। एक और जो बड़ा रीजन बताते हैं लोग वो ये है कि मदर टंग को बहुत बड़े लेवल पे निग्लेक्ट किया गया है। मतलब डिजिटल एरा के बाद, कंप्यूटराइजेशन के एरा के स्टार्ट होते ही, कंप्यूटर रिवॉल्यूशन के साथ ही क्या हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज का महत्व बढ़ गया। सो व्हेनेवर यू गिव इम्पोर्टेंस टू एनी फॉरेन लैंग्वेज, द मदर टंग विल सफर। और अब जितने भी सोशियोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका यह मानना है कि मदर टंग में अगर प्राइमरी एजुकेशन दिया जाए तो इट विल बी मोर फ्रूटफुल। और बच्चे की का जो विकास है, जो उसका दिमाग का जो ग्रोथ है, जो उसकी थिंकिंग एबिलिटी है, ऑब्जर्वेशन एबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, क्रिएटिविटी है, ये सिर्फ और सिर्फ मदर टंग में ही ग्रो होती। अब आप देखते हैं हमारे जो नोट है, नोट में लैंग्वेजेस लिखी हुई, मेरे ख्याल से 11 या 13 लैंग्वेजेस उसमें मेंशन की हुई। इसके अलावा और 10 लैंग्वेजेस को गवर्नमेंट ने मान्यता दी है, जो ऐसी लैंग्वेजेस है जो बोली भी जाती है, लिखी भी जाती है और पढ़ी भी जाती है। इसके अलावा हमारी जो बोली भाषाएं हैं, जो भारत के हर प्रांत में और हर स्टेट में है, हम देखते हैं कि आफ्टर एवरी 200 किलोमीटर द एक्सेंट ऑफ लैंग्वेज चेंज। जो हिंदी आप लोग सिवान में बोलते हैं, वही लेकर हम पटना में जाए तो पटना में थोड़ा एक्सेंट बदल जाता है। वही गोरखपुर में अगर जाया जाए तो वहाँ की भाषा में थोड़ा सा चेंजेस आ जाए। वही अगर हम और दूसरे इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पर भाषा बदल जाती है। तो भाषा के बोलने का जो प्रकार है और जो लिखने का प्रकार है, उसमें डाइवर्सिफिकेशन हो गया है। तो इस गैप को फिलअप करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सोचा कि व्हाई नॉट स्टार्ट अ प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरीली इन देयर मदर टंग। तो मदर टंग से उनको जो फायदा होगा वो दूसरी लैंग्वेज से नहीं होगा। अभी इस वक्त जो हम लोग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उसमें एक तो हमारी मदर टंग पढ़ते हैं, एक नेशनल लैंग्वेज हिंदी पढ़ते हैं, दूसरी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश पढ़ते हैं।
और अभी आप लोग जैसे अरबी पढ़ाते हैं या उर्दू पढ़ा रहे हैं या आप लोग संस्कृत पढ़ाते हैं, तो मतलब लैंग्वेज के भिन्न भिन्न प्रकार है और बड़े अलग अलग स्टाइल है। लेकिन हम देखते हैं कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है। एक लोकल लैंग्वेज यानी कि मदर टंग, एक नेशनल लैंग्वेज यानी हिंदी कंपल्सरी, और एक फॉरेन लैंग्वेज मतलब इंग्लिश। ये 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला गवर्नमेंट ने इसमें लिया है। हम देखते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज के 9 अलग अलग एजेंडाज हैं। पहला एजेंडा है इसका विजन और इसके की प्रिंसिपल्स। दूसरा एजेंडा है यूनिवर्सल एक्सेस एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। तीसरा है कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं, हाउ चिल्ड्रन विल लर्न एंड करिकुलर पेडागोगी स्ट्रक्चर। देन करिकुलम, लर्निंग आउटकम्स, कॉम्पिटेंसीज। फिर स्कूल्स के बारे में एक बड़ा चैप्टर है। फिर टीचर एजुकेशन डेवलपमेंट में इस पर काफ़ी बातें की गई हैं। फिर एनईपी के जो कुछ नए फीचर्स है और की फोकस एरियाज जो है वो इक्विटी, जेंडर और स्पेशल नीड्स है, और गोल और इम्प्लीमेंटेशन प्लान और टाइमलाइन क्या है, ये हमको बात करनी है। हम आज के लेक्चर में और आने वाले लेक्चर्स में इन तमाम पॉइंट्स पे बात करें। तो हम देखते हैं कि विजन जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ये है कि एजुकेशन सिस्टम दैट कंट्रीब्यूट्स टू अ इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल। मतलब पहले ऐसे होता था कि गांव का बच्चा है, उसको अच्छे शिक्षक नहीं मिलते थे, उसको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता था, उसको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलता था। और जो शहर का बच्चा होता था वो शहर में इंटरनेशनल स्कूल में जाता था। तो और जिस पेरेंट के पास पैसे ज़्यादा होते थे, जो अच्छी फीस भरता था, वो बोर्डिंग स्कूल में या इंटरनेशनल स्कूल में या सीबीएसई बोर्ड में या इंटरनेशनल क्लियरिंग बोर्ड में पढ़ता था। इस सिस्टम में ये होगा कि हर बच्चे को हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, भले वो कहीं भी रहता हो। उसके लिए डिजिटलाइजेशन का सहारा लिया गया है। मतलब बच्चे को अगर ऑनलाइन पढ़ाया जाए तो जो डिफरेंस है एरिया वाइज का, डिस्टेंस का, वो कम किया जा सकता। दूसरा जो बड़ा एम है वो ये है कि डेवलप अ डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज। मतलब एक कंट्री की एक कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज है, हमारा एक संविधान है। संविधान सबको इक्वल बताता है। संविधान किसी को जबान के बेस पर या धर्म के बेस पर या कल्चर के बेस पर या ड्रेस कोड के बेस पर उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करता। हमारे यहाँ भारत के संविधान में सारे लोग इक्वल है, भले वो किसी जाति, समाज, धर्म या किसी भी फाइनेंशियल पोजीशन रखते हो। सबके फंडामेंटल राइट है, राइट टू ईट, राइट टू बाय प्रॉपर्टी, बराबर, राइट टू स्पीच। ये सारी हमारी फंडामेंटल राइट्स है और ड्यूटीज है। और इसमें एक बात और कही गई कि एजुकेशन इज कंपल्सरी टू ऑल। अगर कोई पेरेंट अगर अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजता है तो उसके ऊपर केस हो सकता है। पढ़ाना एक फंडामेंटल राइट है और पर्दा एक फंडामेंटल राइट। कोई पालक अपने बच्चे को पढ़ाई से वंचित नहीं रख सकता, उसको स्कूल में भेजना कंपल्सरी। इसीलिए सर्वे होता है, गवर्नमेंट सर्वे कराती है कि कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट ना रहे और हर बच्चे को स्कूल जाने का मौका दे। तीसरा एक बड़ा जो विजन है एनईपी का वो ये है कि उसमें स्किल डाली जाए, ऐसी स्किल जो इससे पहले स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती। जैसे गवर्नमेंट ये चाहती है कि अगर बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो स्कूल पढ़ते पढ़ते वो इलेक्ट्रीशियन भी बन सकता है, वो प्लम्बर भी बन सकता है, वो आर्किटेक्चर डिजाइन भी कर सकता है, वो कंप्यूटर लिटरेसी भी सीख सकता है। मतलब जो स्किल्स उसको दुनिया की चेंजिंग सिनेरियो में जरूरत है जिसकी, वो उसको अडॉप्ट कर सकता है। तो इंस्टिल करना स्किल को, वैल्यूज को, एंड डिस्पोजिशन दैट सपोर्ट्स रिस्पॉन्सिबल कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट्स। हमारे देश में ह्यूमन राइट्स कुछ सालों से थोड़े वायलेट हो रहे हैं, तो ह्यूमन राइट्स की वैल्यूज को इंकलकेट करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसे हम SDG कहते हैं, ये एक यूनिवर्सल गोल है। मतलब 2050 तक का ये गोल डिसाइड किया गया है। पूरी दुनिया की तकरीबन 250 से ज्यादा कंट्रीज ने मिलकर इस गोल को डिसाइड किया है, जिसका एक गोल ये है कि दुनिया से गरीबी को हटाया जाए, नंबर 1। दूसरा गोल ये है कि ग्लोबल वार्मिंग से इस दुनिया को कैसे बचाया जाए। तीसरा ये कि टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाए, कम किया जाए। चौथे ये कि जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स है, यानी कि जहाँ पर हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होता है,
जैसे गार्डन्स हैं, जैसे जंगल फॉरेस्ट है, या जैसे फॉरेस्ट लैंड है, तो इसको प्रोटेक्ट किया जाए, नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जाए, जानवरों को मारा ना जाए, जंगली जानवरों को, और जो हमारे एक्सोटिक स्पीशीज है पौधों की, उनको नष्ट ना किया जाए। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के भी गोल्स में आता है। और ग्लोबल वेलबींग की बात की जाए, मतलब जीडीपी बढ़ाया जाए, व्यक्ति का जो पर कैपिटा इनकम है उसको बढ़ाया जाए। आज भारत के हर व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम 50 to 52 रुपीज, 52 रुपया एक एवरेज आदमी हमारे यहाँ कमाता है। तो आप सोचिए कि 52 रुपये में वो 3 वक्त का खाना, मतलब सुबह का नाश्ता और 2 वक्त का खाना कैसे पूरा करें। तो अभी हम लोग पुअर कंट्री है, हम डेवलपिंग कंट्री है, तो हमको डेवलप कंट्री की तरफ जाना है, जहाँ एक आदमी का पर कैपिटा इनकम इतना होता है कि वो दिन भर में 3 वक्त पेट भर के खाना खाए, उसके बाद रहने के लिए घर हो, उसके बाद ट्रैवल करने के लिए एक सुविधा हो, वो इतना पैसा उसके पास हो कि वो आने वाले एक दिन के लिए अपनी जमा पूंजी जमा करके रख सके। तो ये गोल अचीव करने के लिए आपको जीडीपी बढ़ाना पड़ेगा, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए हमको सस्टेनेबल गोल जो है दुनिया की उसके साथ चलना, ताकि हम ट्रूली इस दुनिया के साथ आगे बढ़ सके। और जैसे इकोनॉमी जापान की या चाइना की या फ्रांस की या ऑस्ट्रेलिया की आगे बढ़ रही है, वैसे हम बढ़। या याद रखिए, मैंने यूएसए का नाम नहीं लिया, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी इस वक्त बहुत चरमरा रही है, एंड दे आर फेसिंग अ सिचुएशन ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस बिकॉज ऑफ द डेब्ट, जो उनके ऊपर कर्ज है पब्लिक पर, उससे बहुत फाइनेंशियल क्रंच उनको हो रहा है। क्योंकि हर व्यक्ति को समान नागरिकता देना, सारी फैसिलिटीज देना, वो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब देखिए, कुछ की प्रिंसिपल्स है एनईपी के, जिसमें रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल कंटेंट है। यानी कि जब भी कोई करिकुलम बनेगा वो लोकल सिस्टम को अकॉस्ट करे। मतलब आपका एक स्टेट है बिहार स्टेट, तो बिहार स्टेट की जो अपनी जो आवश्यकताएं हैं वहाँ की कल्चर की और वहाँ के इकोनॉमिक कंडीशन की, उसके हिसाब से करिकुलम डिजाइन। पेडागॉजी गवर्नमेंट देगी आपको, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आपको पेडागॉजी देगा, लेकिन करिकुलम स्टेट डिसाइड करेगा और एक पॉलिसी डिसाइड करके आपको देगा। उसके बाद सारे एजुकेशन के डिसीजन इक्विटी और इंक्लूजन पर होंगे। यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ कलर, रेस, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज और जेंडर। लड़कियों और लड़कों को समान शिक्षा दी जाएगी। नंबर 3, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। मतलब अब जैसे ये आपका स्कूल है, तो आपका स्कूल एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से बना है। एक फिलैंथ्रोपिस्ट है, एक डॉक्टर है, डॉक्टर शाहनवाज, उन्होंने अपनी जमा पूंजी से स्कूल बनाया, तो इसे हम कहते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इसको हम पीपीपी कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें होता यह है कि करिकुलम स्टेट गवर्नमेंट देती है, गाइडलाइन विल बी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड द स्कूल विल बी मैनेज बाय द लोकल कम्युनिटी। तो एनी कम्युनिटी पर्सन who is a philanthropist, who is a social worker, who is having keen value system, we can establish his school which can be supported and promoted by government. तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है टीचिंग लर्निंग में। जो स्टूडेंट है, जैसे कोई स्टूडेंट हैंडीकैप है, जो डिफरेंटली एबल है, उसके लिए एजुकेशन प्लानिंग और मैनेजमेंट भी एडीपी का एक स्पेशल फीचर है, जो हमको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरे, इट एम्फेसाइज ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। मतलब रोट लर्निंग को खत्म होना चाहिए। बच्चे जो रट के आते हैं और एग्जाम में उसको लिख देते हैं, ये खत्म होना चाहिए, और बच्चा कंसेप्चुअल लर्निंग की तरफ जाना चाहिए। ये चीज आगे चल के आप देखिएगा ओपन बुक एग्जाम के तौर पे आएगी। मतलब फॉरेन में जहां भी रोट मेमोरी को खत्म किया गया है, वहां पर ओपन बुक एग्जाम्स आए हैं। मतलब आप पेपर दे दीजिए, बच्चे को बुक दे दीजिए, बच्चा बुक लेगा, अपने आंसर ढूंढेगा और एग्जाम में लिखेगा। और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगा, मतलब छोटे छोटे इवैल्यूएशन होंगे चैप्टर वाइज, और फिर एक लास्ट एग्जाम होगा जिसमें वो सारे नंबर प्लस किए जाएंगे। ये एक बड़ा चेंज इसमें आएगा। यूनिक कैपेबिलिटीज में रिकॉग्नाइज किया जाए हर स्टूडेंट को जिसमें स्पेशल टैलेंट है। इस वक्त क्या हो रहा है, कोई बच्चा स्पेशल टैलेंट वाला है तो उसको ये बताना पड़ रहा है अपने आप को कि मुझे क्या करना है। हर जगह उसको ये साबित करना पड़ता है कि आई एम कैपेबल। अब ऐसा नहीं होगा, बच्चे की कैपेबिलिटी को हम जान लेंगे और 9वीं से ही, मतलब 9th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, उसके सब्जेक्ट का कैटेगराइजेशन हो जाए। तो ऐसे 42 सब्जेक्ट की लिस्ट दी है इन्होंने,
42 में से बच्चे को 24 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। In those 24 subjects, he can choose and he can choose any stream which he want. मतलब साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जैसा फिक्स कैटेगराइजेशन नहीं रहेगा. It will be unique. It will not have any category of science, commerce and arts. बच्चा फिजिक्स ले ले, कॉमर्स से बिजनेस मैनेजमेंट ले ले और आर्ट्स से इंग्लिश लैंग्वेज ले ले, ऐसा कॉम्बिनेशन भी चलेगा. तो ये एक यूनिक कैपेबिलिटीज में ये चीज होने वाली. उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग को उजागर करने के लिए, लॉजिकल डिसीजन और इनोवेशन के लिए इसमें रोम रहेगा. मैं बच्चों को कुछ सब्जेक्ट ऐसे मिलेंगे जिसमें सिर्फ रीडिंग मटेरियल होगा, जिसमें उनको खुद अपनी थिंकिंग लगा के इश्यूज को सॉल्व करना हो. उसके बाद कंटिन्यू रिव्यू इसमें होने वाला है, मतलब सस्टेन रिसर्च होगी, रेगुलर असेसमेंट होगा एजुकेशन एक्सपर्ट्स के थ्रू. ये चीजें इसमें आ रही. अब आप देखिए यूनिवर्सल एक्सेस में ECCE के बारे में बात की गई, मतलब इट इज एक्सेस टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. मतलब इसमें क्या है कि जैसे हम शुरू करते हैं, जब हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले ECCE हमको एज 3 से एज 6 में मिलेगा. मतलब जब बच्चा 3 साल का हो तो उसे डालना पड़ेगा आपको नर्सरी में, 3 साल से 6 साल के बीच में, और 6 साल के ऊपर फिर आपको उसको डालना पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड में. मतलब 6 साल के पहले आप उसको पहली और दूसरे में नहीं डाल सकते. उसके पहले वो नर्सरी में होगा, जिसको प्री स्कूल कहा जाएगा, या इसको NEP की लैंग्वेज में बाल वाटिका कहा गया. तो बाल वाटिका या आंगनवाड़ी में क्या होगा कि बच्चा 3 साल की स्कूल में जाएगा, 2 साल वहां पढ़ेगा. उसके बाद फाउंडेशन लर्निंग में आएगा, जहां फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाएगा, 6 ईयर का होगा तब, और वहां वो मैथ साइंस नहीं पढ़ेगा, वो सिर्फ अपनी मदर टंग पढ़े और मदर टंग के ही सब्जेक्ट पढ़ेगा, और बाकी दूसरे सब्जेक्ट में वो सिर्फ फाउंडेशन लिटरेसी के लेवल पर रहे. ये इसमें कंपल्सरी किया गया. उसके बाद जब वो फर्स्ट और सेकंड पास कर ले तो फिर हम कहेंगे उसको कि वो प्रिपरेटरी क्लास में आएगा. प्रिपरेटरी क्लास से प्राइमरी में आएगा, प्राइमरी से फिर ऊपर जाएगा 3rd, 4th, 5th तक. तो 5th तक जो है वो 5 वाला फॉर्मूला है, 5. फिर 5th के बाद 6, 7, 8, 3, 5, 3, मतलब उसको 3 किया गया है, और उसके बाद 4 किया गया है. तो हम लोग आगे देखेंगे. और इसको मैनेज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ HRD, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे. तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा आप ये देख रहे हैं स्कूल में जो फीचर्स ऐड किए गए हैं, उन फीचर्स में सबसे पहला ये है कि 5 to 6 ईयर ओल्ड बच्चों को बाल वाटिका में डाला जाए. नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन, मतलब ये कि सेकेंड स्टैंडर्ड में बच्चे को 2+2 4 आना चाहिए, मतलब 1 डिजिट प्लस और 1 डिजिट माइनस करने की एबिलिटी होनी चाहिए. और जैसे बच्चा 5th स्टैंडर्ड में आता है, he will able to do 2 डिजिट प्लस, मतलब 24 जमा 48, 48 प्लस 69, 2 डिजिट नंबर का अर्थमेटिक उसको आना चाहिए, प्लस एंड माइनस. उसके बाद जो मल्टीप्लीकेशन है वो आगे भी वो सीखेगा तो चलेगा, लेकिन जो टेबल है उसको 5th तक आपको याद कराना पड़ेंगे, मतलब 2nd से 10th तक. वो भी वो बोल रहे हैं कि याद मत कराओ, उसको समझाओ. अब टेबल तो हम लोगों ने याद ही किया है, 2 1 का 2, 2 2 3 4. अब पता नहीं वो क्या पैटर्न होगा जिससे ये टेबल एक्सप्लेन किए जाएंगे इतने छोटे बच्चों को, वो अभी गाइडलाइन हमारे पास नहीं. तो नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी मिशन में भारत का जो नंबर है वो 251 वाला नंबर दुनिया के देशों में, उस नंबर को कम करना है. जितना बड़ा नंबर होगा उतना आप खराब परफॉर्म करना है. मतलब इस वक्त जो नास, मतलब नेशनल अचीवमेंट सर्वे की रिपोर्ट आई है, उसने बताया है कि भारत का 8वीं क्लास का जो बच्चा है, जो विद्यार्थी है, वो 5वीं क्लास का मैथमेटिक्स नहीं कर सकता, या 6ठी क्लास का बच्चा पहली क्लास का जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज, उसको पढ़ नहीं सकता. उसके बाद सेंटेंस मेकिंग नहीं है. उससे अगर कहा जाए कि बोलो बेटा मैं एक लड़का हूं, तो वो आई एम अ बॉय ये नहीं बोल पाता. या उससे कहा जाए कि तुम अपनी स्कूल का विवरण दो, तो बच्चा ये नहीं बोल सकता कि माई स्कूल नेम इज दिस, माई स्कूल इज सिचुएटेड हियर, आई लाइक माई स्कूल. ये बच्चा कर नहीं पाता. मतलब जो फाउंडेशन लिटरेसी है वो 8th स्टैंडर्ड तक भी हमारे बच्चों में नहीं आती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, नीट, जेईई
और क्लैट, इसमें बच्चा पीछे रह जाता। इसके बाद ये कि यहाँ कहा गया है कि हम बाल भवन बनाएंगे, जिसमें ऐसे बच्चे जिनको पढ़ाई में कठिनाई है उसके लिए स्पेशल ट्यूटर का इंतजाम किया जाए। फिर इसके बाद ये है कि 100% इनरोलमेंट रेशियो होगा 2030 तक, कोई बच्चा ड्रॉप आउट नहीं। अब इसको कैसे अचीव किया जाएगा, ये पॉलिसी अभी आनी बाकी है। फिर आप देख रहे हैं ऊपर यहाँ लिखा है न्यू करिकुलम पेडागोजी फ्रेमवर्क 5+3+3+4। तो ये 5 है, फिर 3, फिर 3+4 तक आप ग्रेजुएशन कर लेते। फिर सेपरेशन ऑफ सब्जेक्ट्स नहीं है आर्ट्स साइंस कॉमर्स के, वोकेशनल और स्पोर्ट्स एकेडमिक में मिला दिया गया है। मतलब बगैर वोकेशन के कोई बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। 9th में उसको डिसाइड करना पड़ेगा सब्जेक्ट चॉइस, उसको डिसाइड करना पड़ेगा अपना वोकेशनल चॉइस, मतलब उसको क्या बनना है, ताकि स्कूल वो प्रोवाइड कर सके वो फैसिलिटी जिसमें वो वोकेशनल अपनी ट्रेनिंग ले सकते हैं। जैसे कि प्लम्बर है, क्लर्क है, सीए है, या इलेक्ट्रीशियन है, या फार्मर है, फार्मर के लिए भी ट्रेनिंग की जरूरत होगी। करिकुलम को इंडियन कल्चर से इंटीग्रेट करने की बात हो रही, इथोस से अटैच करने की बात हो रही। मतलब भारत का एक इंडिजीनियस कल्चर, यहाँ पर जो आदिवासी रहते हैं, यहाँ पर जो मूल भाषाएं बोली जाती है, जैसे हमारे पास आयुर्वेदा है तो आयुर्वेदा को इंटीग्रेट किया जाएगा। हमारे पास खेती करने के अपने पुराने नुस्खे हैं, उनको इंटीग्रेट किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास अपने लोकल एक्सपर्ट्स हैं। तो जितने भी इंडियन नॉलेज सिस्टम में जितनी भी चीजें हमारे कल्चर का पार्ट है, वो इनमें समावेश की जाए। करिकुलम को कम किया जाएगा, बैग बहुत ज्यादा हेवी नहीं होगा, बैग को कम किया जाएगा, पुस्तकों को सीमित किया जाएगा, बहुत सारे कंसेप्ट नहीं पढ़ाए जाएंगे, कम पढ़ाया जाएगा, क्वालिटी पढ़ाया जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि मदर टंग में इंस्ट्रक्शन देना कंपलसरी होगा हर स्कूल को अप टू प्राइमरी लेवल। फिर प्राइमरी के बाद चाहे तो आप मदर टंग को चेंज करके इंग्लिश, फ्रेंच, जापानीज, अरबिक जो चाहे कर, लेकिन लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज और 5वीं क्लास तक पढ़ाना आपके लिए कंपलसरी। और जो होंगे वो 3rd स्टैंडर्ड, 5 स्टैंडर्ड और 8 स्टैंडर्ड पे होंगे। 10वीं और 12वीं के साथ हो सकता है 10वीं और 12वीं के जो इम्तिहान है उनको ऑप्शनल कर दिया जाए, लेकिन ये चीज मुश्किल है कि मुझको ऐसे जल्दी होगा नहीं। इसके बाद ये कि नेशनल असेसमेंट सेंटर, इसका पूरा मॉड्यूल तैयार है। परख करके एक वेबसाइट है, आप देखेंगे तो AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने परख नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया है, जो नेशनल असेसमेंट सेंटर के तौर पे काम करेगा। और हर स्कूल को अगले 2 साल में यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। आज भी अगर आप परख डाल के नेट पे सर्च करें तो आप आज भी अपनी स्कूल को रजिस्टर कर सकते हैं। अभी असेसमेंट के पैरामीटर तय नहीं हुए हैं, उसमें असेसमेंट के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों के। हर चैप्टर के बाद आपको परख की वेबसाइट पे जाके एक 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बच्चे उसके आंसर देंगे इंडिविजुअल अपने मोबाइल पे, और फिर उसका रिजल्ट हर स्कूल को भेजा जाएगा कि आपकी स्कूल की गुणवत्ता क्या चल रही है और उनका लेवल ऑफ अचीवमेंट क्या है। तो परख में आप रजिस्टर कर लीजिए जितनी जल्दी हो सके। इसके बाद ये होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड होगा। रिपोर्ट कार्ड में बच्चों के मार्क्स नहीं होंगे, ग्रेड्स होंगे ABCDE। ए में भी A+, A+++, ऐसे ग्रेड्स होंगे। बी पे B+, B++, C और D, ये 4 किस्म के ग्रेड होंगे। और बच्चे का एप्टीट्यूड जो है वो भी रिपोर्ट कार्ड में होगा। मतलब ये कि बच्चे का मोटिवेशन क्या है, बच्चे का हैप्पीनेस लेवल क्या है, बच्चे का न्यूट्रिशन पैटर्न क्या है, क्या फिजिकली वो डिस्टर्ब है, उसको खाना नहीं मिल रहा है, उसको आंख में कोई प्रॉब्लम है देखने में, बच्चे के पेट में दर्द है, मतलब उसका फिजिकल इशू क्या है। साथ में कि बच्चे को डिप्रेशन का तो बच्चा शिकार नहीं है, कोई साइकेट्रिक एलिमेंट तो उसको नहीं है, ये भी रिपोर्ट कार्ड में मेंशन हो। और ये कॉन्फिडेंशियल होगा, सिर्फ पेरेंट्स और टीचर को ही ये पता चले। फिर लाइफ स्किल्स को आपको इसमें वो देना, इंपॉर्टेंस देना है हर ग्रेड के लिए, जो NCF का पार्ट है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का पार्ट। ठीक है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कर रहे हैं। आपको 5वीं के बाद से वोकेशनल एजुकेशन देना है मिडिल स्टेज में, और 10 दिन का एक इंटर्नशिप चलाना है, बगैर बैग का स्कूल चलाना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
और हर बच्चे को किसी एक प्रोफेशन से सेंसिटाइज करना है, एक्सपोज करना है, ये भी इम्पोर्टेंट। अब टीचर्स के लिए देखिए, टीचर्स के इन्होंने तय किया था कि 2022 तक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स का प्लान कर देंगे, लेकिन इसमें गवर्नमेंट असमर्थ रही है और अभी तक टीचर्स के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई। यहाँ तक कि नेशनल टीचर्स जो पोर्टल है उसमें 22 फरवरी को ये ऐलान हुआ है कि 4 साल का जो बीएड है उसको भी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। मतलब जो बीएससी बीएड, बीए बीएड और बीकॉम बीएड की जो बात हुई थी वो भी बंद कर दी है। और अभी टीचर्स के लिए कोई नई गाइडलाइन आने वाली है जो अभी तक नहीं है। और ये जो 4 साल का बीएड 2030 तक इम्प्लीमेंट करना था वो गवर्नमेंट पहले ही कर चुकी थी बगैर टीचर्स के ट्रेनिंग के। मतलब टीचर्स को जो ट्रेनिंग देना था वो अभी तक हुआ नहीं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2040 तक इम्प्लीमेंट कर दी, जिसका पहला टप्पा था टीचर्स ट्रेनिंग, जो अभी नहीं हुआ है। ये बात याद रखिए कि अभी तक काम बाकी है। और 2030 तक तमाम कॉलेजेस को कहा गया है कि मल्टी डिसिप्लिनरी कर ले। तो अभी हमारे यहाँ मुंबई में कई कॉलेजेस को इंस्ट्रक्शन है कि वो 3 साल की बजाय 4 साल का डिग्री कोर्स स्टार्ट कर दे, जो कुछ कॉलेजेस ने कर दिए। और अब टीचर्स ट्रेनिंग इस साल से शुरू हुई है। मैं खुद अभी 2-3 दिन पहले 3 दिन का टीचर्स ट्रेनिंग अटेंड किया हूँ और हर टीचर को यहाँ महाराष्ट्र में कंपलसरी किया गया है। आपके यहाँ भी इसको कंपलसरी करके टीचर्स को 3 दिन की कम से कम ट्रेनिंग एनी पेपर दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। और अब देखिए टीचर्स एजुकेशन को पूरा प्रोफेशनल करना है और इसमें टीचर्स को ट्रेन करना है सब्जेक्ट वाइज भी, प्रोफेशन वाइज में और एटीट्यूड वाइज। इसमें बहुत टाइम जाने वाला है जिसका अभी हमको फ्रेमवर्क नहीं मिला है। टीचर रिक्रूटमेंट टीईटी पर होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसका एक टेस्ट लेगी और टीचिंग के डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये इस प्रोसेस को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन बहुत अच्छे से कर रहा है बेंगलोर में, और कोई संस्था इसको कर नहीं रही है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने भी इस काम को शुरू किया है, लेकिन अभी उनको गवर्नमेंट से सैंक्शन मिला है कि नहीं मुझे पता नहीं। लेकिन जल्द ही ये तमाम स्टेट्स में आएगा जहाँ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी टीचर्स का टेस्ट लेके उनको रिक्रूट करेगी। मैं दुआ करता हूँ कि ये जो टीचर अब काम कर रहे हैं उन पर ये भाड़ना है, क्योंकि ये सब नया इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग होगा जिसको सीखने में हमारे टीचर को थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। इसमें हमारे पास हर स्टेट की एक बुक है जिसको SCERT बोलते हैं, जो रोड मैप बनाने वाली है। और हर बुक की एक पॉलिसी होगी। ये बुक में हिस्ट्री कितना है, ज्योग्राफी कितना है, जिसमें लोकल टॉपिक्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। NIOS जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल है उसको पार्टनर बनाया गया है ताकि वो बच्चों के एजुकेशन में कारआमद रहे और बच्चे को डिस्टेंस में अगर बच्चा है तो वोकेशनल एजुकेशन या डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू बच्चे को पढ़ा सके। इसके अलावा इग्नो भी इसका एक पार्टनर है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी भी इसका एक पार्टनर। और इसमें एडल्ट एजुकेशन को फोकस किया गया है। टीचर्स को सबको कोई ना कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड कोर्स करना पड़े। मतलब या तो वो अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाएं, MA करें, PhD करें, या तो प्रोफेशनल डिप्लोमास करें। ऐसी कुछ चीज़ करें जो उनके प्रोफेशन में काम आती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको करनी है। ये आज के लेक्चर का सारांश है। आज के लेक्चर में इतना ही हम करेंगे। इसके बाद इसके हर एस्पेक्ट को डिटेल में हम बात करेंगे, जो कम से कम 4 लेक्चर पर बेस्ड होगा, जिसमें पूरा हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मुझे सुनने के लिए और इतना अच्छा अरेंजमेंट करने के लिए मैं प्रिंसिपल साहब का, मैनेजमेंट का और तमाम टीचर्स का थैंक्स कहता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ और अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।